अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी उमेश अग्रवाल साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम सर। सर हम आपसे आज चाइना की बात करेंगे और चाइना के लिए कहा जा रहा है कि जी तकरीबन $1 ट्रिलियन का सरप्लस है उसके ऊपर। क्या समझते हैं आप इससे क्या फर्क पड़ेगा चाइना को? आजू जी देखिए, चाइना का भी डेटा आया कल। उनका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन के पास पास है। मतलब उनका एक्सपोर्ट उनके इंपोर्ट से ज्यादा है। उनका एक्सपोर्ट है $3.58 ट्रिलियन और जबकि उनका इंपोर्ट है $2.59 ट्रिलियन। तो नेट ट्रेड सरप्लस है 992 बिलियन डॉलर। और 1,000 बिलियन 1 ट्रिलियन होता है, मतलब 8 बिलियन ही कम है। तो आप ये सोचिए कि जो जिस कंट्री का ट्रेड सरप्लस इतना ज्यादा है, आप सोच ही नहीं सकते। भारत का एक्सपोर्ट ही है $800 बिलियन और इंपोर्ट उससे ज्यादा है, और उनका ट्रेड सरप्लस 1 ट्रिलियन है। हिसाब से बताता हूँ, पाकिस्तान की जीडीपी है $300 बिलियन की। भारत की जीडीपी है $3.9 ट्रिलियन की। ठीक है। अब इसके अंदर उनके एक्सपोर्ट है 3.6 ट्रिलियन। तो फर्क वहां पे है। चाइना भारत और पाकिस्तान से बहुत आगे है, हम सोच ही नहीं सकते। अभी जब चाइना इतना एक्सपोर्ट क्यों कर पाता है, वो इतना इंडस्ट्रियल लेवल स्केल पे क्यों कर पाता है, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? आपने कभी सोचा है? आज वर्ल्ड का 1/3 मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा है। और इतना है सर आरजूजी की, आप सोचिए कि उनकी जो स्केल है, उनका जो सोच है, वो एक ही चीज, वो अपनी कंपनीज को एक ही चीज बोलते हैं, आप एक्सपोर्ट करो। हमें नंबर 1 बनना है, वर्ल्ड की नंबर 1 जीडीपी वाली इकोनॉमी बनना है। उनकी जीडीपी है $19 ट्रिलियन की, और भारत की जीडीपी है 3.9 ट्रिलियन। तो फर्क भारत से ही 5 गुना बढ़कर है, और पाकिस्तान से 70 गुना बढ़कर है। चाइना इतना बड़ा है, और चाइना ऐसी जगह पे पहुंच चुका है कि वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। और इसके अंदर चाइना क्या करता है, अपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, उनको सब्सिडीज देता है, उनको एक तरह से क्रेडिट देता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट। आप जितना भी, अगर उनका एक ही चीज है, उनकी कंपनी को बोलता है आप एक्सपोर्ट करिए। अगर सब्सिडी होगी, आप नुकसान झेल रहे हो, तो हम आपको दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे। सोचिए, $3.6 ट्रिलियन का उनका एक्सपोर्ट है। और जनरली अभी पाकिस्तान ने भी चाइनीज के इंपोर्ट्स के ऊपर 30% ये ड्यूटी लगाई है, ताकि पाकिस्तान इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके, क्योंकि चाइना उतना अंडर कटिंग करता है। तो आप सोचिए, $3.6 ट्रिलियन का अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और 20%, मान लीजिए 20% सब्सिडी देता है, तो चाइना अपने इंडस्ट्रीज के अंदर $700 बिलियन उनको सब्सिडी देता होगा। ये अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, बहुत कंजर्वेटिव है। तो एक चीज नोट करिए, चाइना के अंदर एक ही चीज है, आप एक्सपोर्ट करिए, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बट ये चीजें तो अच्छी है, पर इससे चाइना की इकोनॉमी सही हो रही है? आप सोचिए, अगर गवर्नमेंट लॉस करके बेचने के लिए अपनी फर्म्स को बोलती है आप भले ही नुकसान खाओ, आप बेचो, और हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, कहीं ना कहीं जाके तो ये नुकसान बढ़ ही रहा है ना। कहीं ना कहीं जाके ये उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में बढ़ ही रहा है। तो चाइना अभी पिछले 20-25 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा है। और आपने देखा ही होगा कि चाइना का आज जो हालत है, उनकी डेट टू जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा खराब है। उनके जो, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप समझ लीजिए उनकी इकोनॉमी 19 ट्रिलियन है, उनका डेप्ट है अराउंड $52 ट्रिलियन। तो आप सोच लीजिए, अगर आपको $1 की जीडीपी ग्रोथ करनी है, तो आपको उनको $3 देना पड़ेगा। तो मतलब बिल्कुल। एक, हाँ। और पर इसका क्या है, उनके पास स्केल है, उनके पास वो इंडस्ट्रियल स्केल है बनाने के लिए। तो सब लोग आज उसको देखते हैं, कोई उनकी डेप्थ के बारे में बात नहीं करता है, सब लोग उनकी जीडीपी की बात करते हैं। और आपने देखा ही है कि पिछले मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं, चाइना के अंदर 70 स्टील मिल, आयरन एंड स्टील मिल बंद हो गई है। 1 लाख जॉब्स निकल चुके हैं। शंघाई का पॉपुलेशन
2.6 करोड़ से 2 करोड़ हो गया। लोग वहां से निकल रहे हैं, फॉरेनर्स निकल रहे हैं। और चाइना ने पिछले साल भर में $3 ट्रिलियन छाप के अपने रेसिडेंट्स को दिया भी है। उसके बावजूद भी लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। अर्जुन जी, एक चीज देखिए, चाइना का जो रियलिटी सेक्टर है, जो आपने नाम सुना होगा एवरग्रांड का, जी हाँ, वो $300 बिलियन का उसका डिफॉल्ट है। आज हांगकांग की कोर्ट ने बोल दिया उसको लिक्विडेट करने का। उन्होंने बोल दिया कि आप इनके पैसे लौटाइए, जो भी है डेट रिस्ट्रक्चरिंग करिए, और जिन्होंने भी पैसे दिए वो डूबने वाले हैं। आप सोचिए, एवरग्रांड सिर्फ एक है, उसके बाद उनकी कंट्री गार्डन है, वांके ग्रुप है, 50 बड़ी बड़ी फर्म है। अगर सब लोग अगर डिफॉल्ट करते रह गए तो वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम में कितना कोलैप्स होगा। आपने सुना होगा गोस्ट सिटीज के बारे में, चाइना के अंदर, मतलब जी सिटीज बना के रखते थे, वहां पे कोई बाशिंदे रहते नहीं है। हाँ ठीक है, आपने टोटल फर्टिलिटी रेट चाइना की सुनी होगी, कम हो चुकी है, 1.1। इतना महंगा हो गया है कि लोग वहां पे अभी फैमिली सिस्टम में उतरना ही नहीं चाहते, लोग शादी नहीं करना चाहते। तो आगे जाके 20-25 साल बाद चाइना में बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, वहां पे उनकी पॉपुलेशन बोल रहे हैं कि आधी हो जाएगी 50 साल में। तो चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन कोई काम होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा? गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही चाइना की, या इस चीज को संभालने के लिए नहीं कहा जा रहा कि किसी देखिए तरीके से ठीक? देखिए लास्ट ईयर ही आपने सुना होगा कि चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी है, उसको अभी बिल्कुल। चेंज कर दिया, 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी है। तो एक तरह से लोगों को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, पर लोग करने के लिए रेडी नहीं है। लोगों को एक ही चीज रहता है, जो कॉस्ट बढ़ चुके हैं उधर, उसका आप सोच भी नहीं सकते। और जैसे मैंने बताया, चाइनीज गवर्नमेंट का क्या फोकस है कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट करो, आप डोमेस्टिक कंजम्पशन उनका बहुत वीक है। और एक्सपोर्ट, जब आप जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो क्या होता है, आपका मार्जिन श्रिंक होता है। आपने माल बेच दिया, कमाई क्या किया वो बताइए ना। आप आपकी लागत से ज्यादा तो आप उसके कम कॉस्ट में बेच रहे हो। आपने ठीक है ट्रेड सरप्लस कर लिया, बट लॉस करके ट्रेड सरप्लस, ये कौन कौन सी समझदारी है। और अगर वहां पे लोग कमाएंगे नहीं तो किसी के पास पैसा बनेगा नहीं, कितने दिन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ये सब चीज। और आपने लेकिन जी जी, नहीं, आप बोलिए। मैं ये कह रही थी, मैंने आपकी सर एक आपकी और सुमीत सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें आप लोग जो है वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि वो काफी खराब जा रही है। तो हमारे यहाँ तो ये इम्प्रेशन है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है और आप वर्ल्ड नंबर 3 पे जाने वाले हैं। तो फिर आप उसमें जो बात कर रहे थे वो आप थोड़ा समझा सकेंगे कि ऐसा क्यों आपको लगा कि भारत से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनीज जो है वो बाहर अपनी शिफ्ट कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें, लास्ट ईयर भारत की ग्रोथ रेट थी 8.2%। इस साल भारत की ग्रोथ रेट है 6.4%। तो एक 25% ग्रोथ रेट में कम हुआ है। ठीक है, और वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ करेगी इस बार 2% पे, आप मान लीजिए ग्रो करती है। और ग्लोबल जीडीपी समझ लीजिए 100 ट्रिलियन है और 2% ग्रो करती है। तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट जो जीडीपी का ग्रोथ रहेगा 2 ट्रिलियन। भारत की जीडीपी है 4 ट्रिलियन की, उसमें अगर हम 6% भी ग्रो करें तो हम 240 बिलियन ग्रो करेंगे। आप सोचिए, 2 ट्रिलियन के अंदर हम 240 बिलियन हम ऐड कर रहे हैं, भारत ऐड कर रहा है। तो ग्लोबल जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 12% है, हमारा ग्रोथ रेट कम हुआ है। सेकेंड, एक चीज है कि भारत के अंदर इतने टैक्स है, जिसके कारण भारत के अंदर जितने भी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो छोड़ के दुबई जा रहे हैं। वो अपनी भारत की पासपोर्ट छोड़ के वो बाहर के पासपोर्ट ले रहे हैं। सेकेंड, प्रॉपर्टीज में वो बाहर दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में टैक्सेस ज्यादा है। आज दुबई में देखिए 0% इनकम टैक्स है, 0% है, वहां पे कैपिटल गेन्स नहीं है। इसके कारण बाहर लोकेट हो रहे हैं, बड़ी कंपनीज आ रही है। पर भारत के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन जो 25 और 45 के बीच में, डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से जॉब्स बन नहीं रहे, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है और बहुत सारी कंपनीज भारत को अवॉइड कर रही है। मैंने ये बोला था, ग्रोथ होनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो रही है ग्रोथ। बिल्कुल, लेकिन सर टैक्स तो लगाया जाता है, टैक्स पे ही बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो टैक्स के सारे ही बाकी काम करती हैं।
चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या कोई भी जो जो कुछ अपने लोगों को वो बना के देती हैं या प्रोवाइड करती हैं, या फ्री एजुकेशन या फ्री मेडिकल देती हैं, तो वो टैक्स पेयर्स जो होते हैं उन्हीं के पैसे से करती है ना। देखिए, भारत के अंदर अभी 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ ऐसा है, वो फिगर मैं बता देता हूँ। यूरोप का पॉपुलेशन है 80 करोड़। हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है। एवरी मंथ 25 किलो उनको चावल या गेहूं दिया जाता है। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हेल्थ केयर प्रोग्राम है, वो भारत में चलाया जाता है, जिसमें कोई भी अगर इंडिविजुअल हो, उसको हेल्थ केयर बेनिफिट 5 लाख तक उसका गवर्नमेंट देती है उसका। ठीक है। आज बता देता हूँ, भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़, उसके अंदर 3.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। ठीक है। भारत की जो फिनांस मिनिस्टर ने 2019 या 20 में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को 25% कर दिया था, जबकि इंडिविजुअल इनकम टैक्स है वो 33% है। उसके अलावा जीएसटी है 18%। उसके अलावा और भी दूसरे टैक्सेस हैं, मतलब आप कैपिटल गेन्स वो सब जो लोकल टैक्सेस सब जोड़ दीजिए। ऐसा है कि 100 रुपए में आप 58 या 57 रुपया आप टैक्स में दे रहे हैं, लोकल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इतना लेवल ऑफ टैक्सेशन होने के बाद तो भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है, जो जो इंजन ऑफ ड्राइवर्स ऑफ बोट है, उनको ऊपर पूरा टैक्स डाला हुआ है। जीएसटी भी उनके ऊपर बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट ने उनको कोई भी रियायत नहीं दी है। आज इंफोसिस जैसी कंपनी जो 5-6 साल पहले जो पैकेज देती थी, 3-3.25 लाख रुपया देती थी, आज भी वो 3-3.25 लाख रुपये देती है। अभी तक उन्होंने इंक्रीज ही नहीं किया है। और इन कंपनीज के पास हाई कैश रिजर्व रेशियो है। ये इकोनॉमी में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज को पैसे भी नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए, 5-6 साल पहले जो सैलरी स्ट्रक्चर था, वही सैलरी स्ट्रक्चर आज भी दे रहे हैं, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। भारत की एक कंपनी है एचसीएल इन्फो सिस्टम, उन्होंने अपने टॉप परफॉर्मेंस को अभी 4% हाइक दिया है, ओनली 4%। और जो जूनियर एम्प्लॉयज है 1 to 2%। आप सोचिए इससे बड़ा मजाक क्या होता है, जबकि देश में 6 to 7% इन्फ्लेशन है और इन कंपनीज के पास कैश रिजर्व ज्यादा है। इनके टॉप ऑफिशियल्स हैं, इनको पक्ष भी मिलता है, इनको इन्होंने अपनी सैलरी भी बेहिसाब बढ़ा दी है। और मैंने ये भी उधर बोला था कि हमारे जो मायन मूर्ति है और एलएनटी के जो चीफ है, दोनों बोलते हैं कि आप 70 और 90 घंटे काम करिए। मतलब आप अपना पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस तो आप भूल जाइए। एक तो चीज है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट से टैक्स ब्रेक ले लिया आपने, जिसके कारण आपके कैश रिजर्व्स बढ़ गए, पर आप देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सेकंड, अपने एम्प्लॉयज को आप पैसे नहीं देते हो। जो एम्प्लॉयज मिडिल क्लास, जो भारत की ग्रोथ इंजन है, उसको हर जगह से मार दिया। कॉर्पोरेट्स ने कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया। इसके कारण ग्रोथ रेट जो 8.2 था 6.4% हो गया। सर, पाकिस्तान को भी आप डेफिनेटली देखते होंगे, स्टडी करते होंगे, तो आपको आपके ख्याल से पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर सकता है? अभी तक तो चलें, इधर से लोन ले लिया, उधर से लोन ले लिया, ये यही चलता रहता है। लेकिन आपको लगता है कि इसमें से, इस प्रॉब्लम में से पाकिस्तान कभी बाहर निकल पाएगा? सबसे पहले तो जो सीपे के लोन है ना, उसको आप बोल दीजिए चाइना को, बोल दीजिए भूल जाओ। उतना कर लिया तो पाकिस्तान इमीडिएटली लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि सीपे का लोन आपके ऊपर कोई लोन है ही नहीं। आपने अपनी सरजमीन दी है उनको रोड, रेलवे सब बनाने के लिए, ताकि उनका ही मटेरियल ग्वादर पोर्ट से आके जिंगजेंग प्रोविंस तक जाए। आप लोगों को तो रॉयल्टी लेना चाहिए। अगर मैं फिनांस मिनिस्टर रहता तो चाइना से रॉयल्टी लेता। मैं बोला हमारी सरजमीन से हमारा तुम्हारा माल लेके जा रहे हो। और जो उन्होंने वो जो रोड्स बनाए हैं, उसमें चाइनीज इंजीनियर यूज किए हैं और चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। पाकिस्तान लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिला है? अनफेयर ट्रीटी करके उसको तो बोलिए आप भूल जाओ लोन, उनको तो दीजिए मत। सबसे पहले वो करना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि और सेकंड, जो मुझे समझ में आया है, आपके जो प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट्स वाले हैं, जिसको आप लोग अनरीजनेबल प्राइस दे रहे हो, उन सबको बंद करिए। उन सब कंपनीज को नेशनलाइज कर दीजिए और उनको आप एक ही चीज बोलिए, इतना ही पैसा मिलेगा। आपके मेरे को फकर साहब बता रहे थे कि 75 रुपया कुछ यूनिट है बिजली का। तो एक तरह से भारत के अंदर देखा जाए तो करेंसी में 26 या 27 रुपीज होता है, जबकि भारत में 11 से 12 रुपये। तो मतलब
जिस दिन ये दो चीजें कर लोगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर जाएगी, क्योंकि वहां के लोगों के ऊपर वापस, जैसे मैंने बताया, डिस्पोजेबल इनकम होना जरूरी है। हर जगह से आप लूट रहे हो, वो कहाँ से होगा? और पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे रहना चाहिए, उनको बिजनेस में नहीं रहना चाहिए। तीन चीजें अगर कर लिया तो पाकिस्तान अभी डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। लेकिन सर अगर हम चाइना की बात आपने की, तो दोबारा चाइना की बात अगर करें तो अभी एक कह लीजिए टनल है जिसकी इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने, और उसके लिए भी कहा जा रहा है कि डिस्प्यूटेड लैंड पे है, चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, चाइना का ऐसा हालत है, आज उनके उधर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है चाइना के एक प्रांत में। हालत ऐसी इकोनॉमी की खराब है कि अगर उन्होंने बाहर फोकस किया तो इंटरनल चाइना में प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी बैंक्स को बचाने के लिए टैंक्स रखती है, वहां पे पीएलए की आर्मी रखती है। चाइना की एक प्रोविंस है हीनन प्रोविंस, उसमें 4 लाख लोगों को अलाउ ही नहीं करते कि वो लोग उधर से डिपॉजिट निकाल सकते हैं। 40 बिलियन युआन उधर उनके उन बैंक्स के पास पड़ा है। और आप जो बता रहे भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने है जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1,18,000 करोड़ का पैकेज दिया है, ठीक है, उसके अंदर बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका एक दो तीन चीजों का मतलब है, एक तो ऑलराउंड कनेक्टिविटी होगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगा। पहले जो होता था कि कुछ महीने वो पार्ट्स भारतीय मेनलैंड से डिस्कनेक्ट हो जाते थे, अब क्या होगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड्स आ गया है, हाईवेज आ गया है, टनल्स आ गया है। तो एक तरह से मिलिट्री मूवमेंट आराम से हो जाएगा, लोगों को टूरिज्म के लिए आराम से जा सकते हैं। थर्ड, वहां के लोग, जैसे अभी ये टनल बना है सोनमर्ग के लोग, उनके साथ लोग चाहें तो नवंबर और दिसंबर में भी उधर जा पाएंगे, जिसके कारण कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ेगा, लोगों के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, तो उस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। चाइना भले उसको कंटेस्ट मान ले, तो हम भी यही की चीज बोलते हैं कि हमने कभी भी ये नहीं बोला कि तिब्बत इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। हमें भी वो एक तरह से कंटेस्ट करना चाहिए, तब जाके ये सुधरेंगे। क्योंकि चाइना को जब तक उनकी भाषा में बात नहीं करते वो कभी नहीं सुधरते। और सेकेंड, उन्होंने हमारा एक्साइज चीन लेके बैठे हैं और वहां पे लोगों को रीसेटल कर रहे हैं, और आगे जाके ये एक तरह से एक बॉइलिंग पॉइंट बन रहा है। कहीं कभी ना कभी हमारा कोई भी अभी चाइना के साथ भले डी एस्केलेशन हुआ है, डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, चाइना अभी भी वहां पे ट्रूथ बना के रखा है। अभी भी उसने वहां पे ये क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज की है, मिलिट्री ड्रिल्स की है, उसके अंदर उन्होंने हाई ग्रेड वेपनरी यूज की है ड्रिल्स में। और भारत वहां पे एडिशनल चीजें भेजने वाला है। भारत भी वैसे का वैसे ही मैचिंग डेवलपमेंट करेगा। सर आप ट्रस्ट तो नहीं कर सकते चाइना के ऊपर, चाहे जितनी मर्जी आप लोग मीटिंग्स कर लें और लगे कि जी अब आपस में बात हो रही है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट तो कभी नहीं आएगा चाइना और भारत का। देखिए, जब भारत तो चाइना को आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर की सीट है, वो भारत को ऑफर की गई थी। भारत ने वो सीट चाइना को दी है, ठीक है। चाइना पहले ये भूल गया। सेकेंड, चाइना को ऐसा लगता है कि वो एशिया में अपना दादागिरी करना चाहता है। ठीक है, कर ले, बट अगर हमें दबाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो हम भी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को देने वाले हैं, इंडोनेशिया को देने वाले हैं, फिलीपाइंस को देने वाले हैं। फिलीपाइंस तो ले चुका है और इंडोनेशिया लेने वाला है, वियतनाम से बात चल रही है, मलेशिया लेने को तैयार है। और ऐसा भी होगा कि कल हम शायद ये ब्रह्मोस मिसाइल ताइवान को भी दे दें। पॉसिबिलिटी तो है, अगर आप यहाँ पे करोगे आप। और चाइना का आप देखेंगे ना, जो ग्रोथ रेट है उनका कोस्टल रीजन में, और कोस्टल रीजन में अगर कहीं पे अटैक हुआ तो वहां पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया तो इनकी इकोनॉमी पे हिट करेगा, और इनकी इकोनॉमी डाउन गई तो चाइना के अंदर एक विद्रोह हो जाएगा। आपने देखा होगा तियानमेन स्क्वायर की बात तो आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने 10,000 स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया था, अपने स्टूडेंट्स के खिलाफ टैंक्स निकाल दिए थे। ये सिचुएशन वापस चाइना के अंदर बन रही है। भारत सर, चाइना ने अब देखा जाए तो एक तरह से इंडिया को भी परेशान कर रखा है, और हमारे साथ तो सर हम तो खैर दोस्त कहते हैं, लेकिन बहरहाल सीपीसी के ऊपर काम इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी से नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम।